अध्यक्ष हुआ करते थे, उस जमाने से कई बार उन्होंने कहा बुरहानपुर आने के लिए, मगर मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न अवसरों पर हमारा आना मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में तो हुआ, परंतु आज यहां पर आने का अवसर मिला तो उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। आज हम सब इस विषय के ऊपर यहां एकत्र हैं कि मध्य प्रदेश कल, आज और कल। सर्वप्रथम मैं इस बुरहानपुर की जो रत्न नगरी, जिसका प्राचीन काल में स्कंद पुराण से लेके वाल्मीकि रामायण तक में उल्लेख है, इस पावन भूमि को नमन करता हूं और यहां से मैं प्रेरणा लेके कहता हूं कि हमारा और भविष्य भी शानदार होगा। हमें इतना ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए हमें अपना विवेक जागृत रखना होगा। जिसे हम कह सकते हैं कि गौरवशाली था भूत, भविष्य ही महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। वर्तमान में बहुत से लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आने का हमें ध्यान रखना। परंतु आज आप देखिए, कल को हम जब याद करते हैं तो याद करिए 2003 में जब कांग्रेस की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उनका एक वाक्य याद है आपको, विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव प्रबंधन और समीकरणों से जीते जाते हैं। ये सोच थी कल की, मगर आज केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास की नई इबारतें लिखते हुए हमने उस सोच को बदला है और यह स्थापित किया है कि विकास के द्वारा ही चुनाव जीते नहीं जा सकते, निरंतर जीते जा सकते। आप ध्यान करिए, जब मोदी जी 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बनकर गुजरात के आए, उस समय पूरे भारत की राजनीति में एक वातावरण था जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते थे। राजा भाई, यानी कोई भी दल सत्ता में आता था, एक बार उसकी सरकार रहेगा कि सरकार में रहने के कारण बहुत से वर्ग असंतुष्ट हो ही जाएंगे और उस कारण से सरकार बदल जाएगी। परंतु परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर मोदी जी ने दिखाया कि एंटी इनकम्बेंसी के विचार को प्रो इनकम्बेंसी में बदल के दिखाया कि एक के बाद एक लगातार हम चुनाव जीते। और मध्य प्रदेश में भाई एक अपवाद स्वरूप 2018 के कुछ महीने थे, अन्यथा हम निरंतर चुनाव जीतने में सफल हुए। यह दर्शाता है कि हमारी सोच भविष्य के लिए, आज के लिए क्या है और कल के लिए भी क्या है। और जब हम कल की बात करते हैं तो हमारी सोच बहुत अलग है। आपने ध्यान दिया हो कि अभी पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि भारत अमृत काल में चल रहा है। 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए, अमृत काल मतलब शताब्दी जब पूर्ण होगी 2047 तक। इसके लिए हमें लक्ष्य निर्धारित किया, जो पिछले 15 अगस्त 2022 को उन्होंने कहा था। इसमें 5 लक्ष्य हैं। नंबर 1, भारत को इस अमृत काल के समाप्त होते होते विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और तीसरा ये है कि अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा ये है कि इसके लिए हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा ये है कि वह कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। और इस 15 अगस्त को क्या कहा, ये 25 वर्ष का अमृत काल वो आधार बनाएगा जो 1000 वर्ष भारत भविष्य का निर्धारण करेगा। अर्थ यह हो गया कि हमारी सोच अगर कल आती है तो 2, 4, 5 साल पीछे नहीं जाती, 5000 साल पहले की भी सोच। और अगर आने वाले पे जाती है तो 5 साल या एक चुनाव की नहीं, हम 500 और 1000 साल बाद इस देश का क्या होगा ये भी हम सोचते हैं। तो हमारी सोच, हमारी पार्टी और विचारधारा की सोच चुनाव मूलक ही नहीं है, सत्ता मूलक है। सिर्फ इलेक्टोरल नहीं है, सिविलाइजेशनल है। और आज आप देखिए कितना सुंदर संयोग है कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में भी आज नवमी की तिथि है। नवमी तिथि मात्र नवमी मानी जाती है। यानी हमारे परिवार में जितनी भी पूर्व में दादी परदादी से नानी पर नानी तक समस्याएं हुई, जिनकी पुनः हो तर्पण इस मात्र नवमी के दिन आता है। अब बताइए, ये लोग मदर्स डे और फादर्स डे समझाते हैं तो पूरा का पूरा पखवाड़ा है। और सिर्फ फादर के लिए, फादर के लिए नहीं है, दादा दादा से लेकर अगर आप देखते हो कि जब आप श्राद्ध तर्पण करते हैं तो क्या सुनाया पहले
कि अब आप दादा परदादा जितनों के नाम याद हो वो, फिर जिनको नहीं याद है उनको भी तर्पण कर दीजिए। फिर कहते हैं मातृ पक्ष से आपको नाना पर नाना, नानी पर नानी जितनों के नाम याद हो, नहीं तो फिर उनका भी कर दीजिए। और इसके बाद परिवार में जितने रह गए वो तो अलग है। फिर कहते हैं समाज में जो कोई भी लोग ऐसे हो जिनको पोसे तर्पण न मिला हो, उनके लिए भी तर्पण किया जाता है। और बड़ी बात यह है कि खाने से पहले क्या निकाला जाता है? 3 ग्रास निकाले जाते हैं। किसके लिए? एक कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए चुना जाता है। गाय देवतुल्य पशु है, कौवा गंदगी को खाता है, कुत्ता शमशान देवता भैरव का वाहन माना जाए। यानी अगर प्रकृति ने हमको सबसे सक्षम बनाया है, हम दिखा रहे हैं, हम प्रकृति के हर अवयव का, हर जीव जंतु का ध्यान रखने का विचार करते हैं। ऐसी उदात्त विचारधारा, अब बताइए, हमारा तो मदर्स डे ये है और उसके बाद हमें समझाया जाता है कि ऐसा नहीं, और ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब हम उस समय जा रहे हैं जो कुछ मामलों में पहली बार क्या हो रहा है कि पहली बार भारत की संसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है। यानी अब विधानसभाओं में और संसद में महिलाओं के लिए एक स्थान पारित करना युगांतकारी परिवर्तन मोदी नेतृत्व में हुआ है। प्रदेश में भी मध्य सरकार उसी के क्रम में सरकारी सेवाओं को स्थान देने का निर्णय है। और ये विचार जो आपको लगा ये नारी शक्ति अधिनियम आया तो लगा कि मोदी जी के मन में अचानक आया, ऐसा नहीं। ये एक में और चुनाव है। कैसे चुनाव है? जब चंद्रमा के अंधे कोने छूने वाले हम दुनिया के लिए देश बन गए, उसके बाद का भी। और आप याद करिए, दुनिया का जो भी देश चंद्रमा या किसी भी ग्रह के जिस पॉइंट पर लैंड करता है उसका होता है कि अपने अनुसार उसका नाम दे सके। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी ने उस स्थान को क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट। समझ लेना चाहिए कि अब की स्था का समय आ गया और हमारी ही स्था एकमात्र सब है जहां ईश्वर के स्थान में स्त्री तत्व को भी समाधान है। शिव शक्ति। दुनिया के किसी भी दूसरी जगहों पे आप धर्म, सभ्यता, मजहब में चले जाइए, ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं। और हमारे यहाँ स्थान कोई समानता का नहीं, हमारे यहाँ तो पहले का रहता है। हमारे कहते हैं गौरी शंकर, भवानी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम। तो आप यूं समझिए कि वो शिव शक्ति पॉइंट दर्शा रहा था। और ये भी कितना संयोग देखिए, ये फिर एक से पहला चुनाव है जब भारत की नई संसद की शुरुआत हो चुकी है। नई संसद का श्री गणेश हुआ गणेश चतुर्थी के दिन, और जो प्रथम कार्य हुआ वो शक्ति वंदन के द्वारा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के नए युग के सूत्रपात का यह समय आ गया है। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि परंपरागत रूप से मध्य प्रदेश में आज से 50-60 साल पहले से अगर हम गौर से कहें तो हम संगठनात्मक दृष्टि से सबसे पहले अपने संगठन का विस्तार व्यवस्थित रूप से जिस राज्य में करने में सफल हुए थे तो वो मध्य प्रदेश था। अगर आपको याद हो कि जनसंघ के जमाने में, पुराने लोग याद होगा, हम लोगों के जन्म से बहुत पहले की बात है, 50 और 60 के दशक में सबसे व्यवस्थित संगठन किसी राज्य में था तो मध्य प्रदेश था। यानी मूलतः भारतीय जनता पार्टी का जो पौधा प्रारंभ हुआ, जो आज वट वृक्ष बना हुआ है, उसकी शुरुआत इस मध्य प्रदेश से। और यहां के लिए अगर आप देखें तो वर्तमान समय में जब सरकार आई उसके बाद से विकास में कितना बदलाव आया कि हमारी सरकार आने से पहले मध्य प्रदेश में जो सड़कों की लंबाई थी वो लगभग 44,000 किलोमीटर थी, आज 4,10,000 किलोमीटर। अगर आप देखें उससे पहले जो विकास की दर थी उन सबको पीछे छोड़ते हुए आज मध्य प्रदेश 19.7% की विकास दर 2021-22 के द्वारा भारत के सभी राज्यों में रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के लेवल में आके बैठा हुआ है। आप याद करिए, हम लोग की सरकार आने से पहले, जो मैं बता रहा हूं ना, कल क्या था, खाद्यान्न जो होते हैं अनाज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाब और हरियाणा देते थे। 2007-8 के बाद भारत के खाद्यान्न भंडार में यानी फूड ग्रेन्स पूल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। तो यह दर्शाता है कि विकास के द्वारा हम किस प्रकार चीजों को बदलाव ला सकते हैं। और यहां पर भी अगर हम देखें तो बुरहानपुर में किसी जमाने में एक एस्टैब्लिश्ड डिग्री कॉलेज नहीं होता था,
आज 4-4 कॉलेज हैं। किसी जमाने में ITI भी नहीं थी, पॉलिटेक्निक लग रहा था कि समाप्त होता या क्षरण की तरफ जा रहा था, उसको पुनर्स्थापित किया गया जब अर्चना जी मंत्री थी उस दौर में। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जो हॉस्पिटल था जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, 50 बेड का हॉस्पिटल था, अब 200 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत है। ब्लड बैंक उपलब्ध नहीं था तो अटल जी के नाम पर अब ब्लड की व्यवस्था है। न्यायालय की जो व्यवस्था प्रसाद मुखर्जी न्यायालय के रूप में वो भी यहाँ है। और बड़ी अगर हमने आपके इस शहर का नाम दिल्ली में भी बैठ के सुना तो किस चीज के लिए सुना कि हर घर जल अभियान, जल जीवन मिशन के लिए भारत में सर्वोच्च स्थान पे सबसे पहले आने वाला मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का पहला जिला आपका बुरहानपुर। यानी पानी के मामले में किसी जमाने में जहां सिंचाई की इतनी सुविधाओं की कमी रहती थी वो भारत में अग्रणी रूप में आ गया। तो ये समझ लीजिए कि जब पानी इस सरकार ने दिया है तो मुझे लगता है कि सरकार का पानी रखना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। पानी समझते मतलब पानी जल भी है और पानी का मतलब मान सम्मान भी होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस मान सम्मान का पानी यहाँ की जनता रखेगी। और यदि पिछली बार किसी प्रकार से कोई चूक हो गई, चाहे मध्य प्रदेश में चाहे आपके क्षेत्र में, इस बार ब्याज सहित उसका निराकरण करके यहाँ की जनता को। अब मैं एक और बात भी याद दिलाना चाहता हूं। आज के दिन का एक और महत्व है। आज 8 अक्टूबर है, आज भारत का वायुसेना दिवस है, एयरफोर्स डे। इसके बारे में एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। बहुत हमारे दिमागों में बात भरी जाती है कि हमने विकास किया और ये किया। आप सबको पता है आज चीन के साथ हमारी तुलना की बात होती है। भारत की वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। जब हम आजाद हुए चीन के पास वायुसेना थी ही नहीं। सोचिए 62 का युद्ध में हमारे लिए समस्या हो गई, चीन के पास वायुसेना थी ही नहीं। चीन की वायुसेना नवंबर 1949 में स्टैब्लिश हुई। सोचिए हम कितना आगे खड़े हुए थे अगर ये शांति के कबूतर उड़ाते हुए हमने अपने वायुसेना के जहाजों को नीचे न किया होता तो किसी की हैसियत नहीं थी कि हमें आंख दिखा सकता और हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता। मगर अफसोस कि वायुसेना के जहाज उड़ाने से ज्यादा शांति के कबूतर उड़ाने का प्रयास किया गया। और एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए उसके बाद आपको पता है कि भारत का वायुसेना का अध्यक्ष कितने समय तक अंग्रेज रहा है। 15 अगस्त 47 को जिसे कहते हैं, ये तो आप सबको पता होगा कि वाइसराय तो माउंटबेटन 30 जून 1948 तक रहे। भारत का वायुसेना अध्यक्ष कौन था? थॉमस एल्महर्स्ट। और अंग्रेज वायुसेना अध्यक्ष 31 मार्च 1954 तक रहा है, गेराल्ड गिब्स। ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश हु वॉज द आर्मी चीफ। आप सोचिए कि आप कहते हैं कि हमने पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, तो ये आजादी के बाद इतने समय तक उनको निमंत्रण देकर क्यों रखे हुए थे? ये हमारी समझ से बाहर है। जो लोग ये कहते हैं कि आजादी में हमने इतनी बड़ी भूमिका निभाई, आजादी के समय 1 साल तक वाइसराय रहा अंग्रेज, 2 साल तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा और 7 साल तक वायुसेना का अध्यक्ष अंग्रेज रहा। मगर अब वायुसेना हो या जल सेना हो, सब अपने नए स्वरूप में उभर के सामने आ रही। आप सबने अगर देखा हो तो इस बार वायुसेना दिवस कोई एक रस्म अदायगी के लिए नहीं कि दिल्ली में एक कार्यक्रम हो गया और वायुसेना दिवस मना लिया गया। इस बार वायुसेना दिवस प्रयागराज में मनाया जा रहा है, संगम के ऊपर मनाया जा रहा है। और चूंकि भारत के हर उस स्थान पर, जैसे आपने देखा G20 हुई तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि दिल्ली के लुटियन जोन में होकर रह जाएगा। भारत के 60 से अधिक शहरों में भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर वह कार्यक्रम हुआ। तो वायुसेना दिवस इस बार पहली बार संगम पे मनाया जा रहा है। और जो आने वाले समय में नौसेना दिवस है, जानते कहां मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का केंद्र हुआ करता था, वहां पे मनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कल, आज और कल क्यों बोला, आपको ध्यान हो कि नौसेना का जो झंडा था
उसमें एक कोने में अंग्रेजों का यूनियन जैक कल तक भी था, पर आज हमने उसको बदला है और जो पंचकोणीय स्थान है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के चिन्ह से लिया गया है। अब आज का हमारा जो चिन्ह है वो बिल्कुल अलग होकर सामने आया है। तो ये दर्शाता है कि भारत किस बदलाव के साथ आगे जा रहा है। अब मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई केंद्र में, उससे पहले जुलाई 2013 हम अमेरिका की यात्रा पे गए थे। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया, तो भारत को लेकर एक बड़ा हताशा और निराशा का वातावरण था। वहां पे बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ, बहुत सांसद, मतलब जिनको वहां कांग्रेसमैन कहते हैं, सेनेटर्स जैसे यहाँ राज्यसभा होती है, इसके अलावा बहुत विषयों के विशेषज्ञ थे। सबके मन में जानते क्या वो लोग वर्ड बोलते थे? द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, यानी भारत की जो सफलता की गाथा है वो समाप्त हो गई। हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया, विश्वास करिए, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी टू कम इनटू। तो कल ये था और आज हमने क्या दिखाया? आज हम 7.8% की विकास दर के साथ विश्व में G20 कंट्रीज में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में बने। और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 75वें वर्ष में किस देश को पीछे छोड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने? उस ब्रिटेन को पीछे करके जिसने हमारे ऊपर हुकूमत की थी 2 शताब्दी। और इतना ही नहीं, ये बताइए, सब लोगों ने, हम लोगों ने अपने ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर के द्वारा, दादा दादी, नाना नानी के द्वारा सुना है कि भाई चर्चिल ये कहते थे कि अंग्रेजों की हुकूमत इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीयों को राज करना नहीं आता, तक अंग्रेज नहीं समझाएंगे, इन्हें राज करना नहीं आता। और आज बताइए, इतनी उठा पटक इंग्लैंड की सरकार में हुई कि एक भारतीय उनको समझा रहा है कि राज कैसे किया। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ना कि गुलामी की मानसिकता से अपने को बाहर निकालना है, ये ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण। ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हमारा मजाक उड़ाया जाता था एक दौर में, ये तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि साहब जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, ये तो इस प्रकार की संस्कृति है, ये तो सेमी बारबरिक है, ये अनपढ़ है। भले ये लोग समृद्ध हैं, सोने की चिड़िया है, मगर ये बड़े अनपढ़ है। क्यों? ये गाय को पूजते हैं, ये बंदर हनुमान को पूजते हैं, ये हाथी गणेश को पूजते हैं। बताइए आज स्थिति क्या है कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ये कहता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इंग्लैंड का जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, उसके कार्यालय की मेज के ऊपर सदैव श्री गणेश विराजमान रहते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। इतना बड़ा बदलाव धीरे धीरे आ रहा है और हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बने, चौथे बड़े, वर्ल्ड में चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। हम विश्व में 3रे नंबर पर ऑटोमोबाइल बनाने वाले देश बने, यानी अब जो मोटर कारें हैं वो भारत में 3रे नंबर पे बनती है। पहली बार ऐसा हुआ, 7.5 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई मोटराइज व्हीकल आ गया है, यानी कार या स्कूटर। इसके बाद हम सब मोबाइल हैंडसेट प्रयोग करते हैं। 2014 से पहले चूंकि हमारी संख्या अधिक थी, तो मोबाइल हैंडसेट का उपयोग करने वाले हम चीन के बाद 2रे नंबर के देश थे। पर हमारे यहां फैक्ट्री जानते कितनी थी मोबाइल हैंडसेट बनाने की? 2। आज 200 से अधिक फैक्ट्री हैं और मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले हम दुनिया के 2रे नंबर के देश में। और आपने देखा कि अभी जो सबसे हाई एंड फोन माना जाता है एप्पल आईफोन, जो 1900 ये आईफोन 14 25% भारत में बने। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने कहा, एक दौर था मध्य प्रदेश में जब सड़कों का हाल, बिजली का हाल, पानी का हाल ऐसा था कि श्रीमान बंटाधार कहा जाता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में हम अमेरिका से भी आगे हैं, नंबर 1 के देश है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट।
तो इसका मतलब आप देखिए उत्तरोत्तर कितना बदलाव आया, और वो तो फिर मैंने बताया। और उसके बाद जाके हम चंद्रमा के साउथ पोल को छूने वाले पहले देश बने हैं। और इतना ही नहीं, अब हमने आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया है, जो सूर्य को टच करने के लिए भारत के उपग्रह का जो शुरुआत हुई। यह दर्शाता है कि हमारी सोच, हमारी छलांग अब बहुत ऊपर तक जा रही है। पूरे भारत में हमारी सरकार आने से पहले केवल 70 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट। इतना बड़ा बदलाव आने के बाद आया है। और इन सारी बातों के बाद साथ ही साथ एक और बात भी थी। वो बात जानते हैं क्या थी? आपकी मोहल्ले की लड़ाई हो या देश में लड़ाई हो, जैसे आपने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आज ही इजराइल और हमास के बीच में बहुत गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। मगर दुनिया में लड़ाई हो या गली मोहल्ले में लड़ाई हो, हमेशा कमजोर कहता है कि ये बड़ा और ताकतवर हमें परेशान करता है। यही होता है। मगर हम एक ऐसे विचित्र देश थे जो बड़े थे और ताकतवर थे, मगर हमारा पड़ोस वाला मुल्क जो छोटा था और कमजोर था, वो हमें सताता था। और हम केवल दुनिया में जाके गुहार लगाते थे कि हमें पड़ोसी जो हमसे छोटा है, कमजोर है, यानी पाकिस्तान, वो हमें सता रहा है। अब बदलाव आया है। अब बदलाव क्या आया है कि लोग कहते हैं कि भाई अटल जी के समय में बड़ी स्थापित नीति थी, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि साहब इसका मतलब मोदी जी उससे अलग हो गए। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ने उसी नीति को आगे बढ़ाया है। अटल जी ने कहा था कि हम पड़ोसी बदल नहीं, मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। मोदी जी ने कहा बिल्कुल सही है, पड़ोसी बदल नहीं सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। और आपने देखा कि पिछले 9.5 साल स्वतंत्र भारत के इतिहास के इकलौते 9.5 साल हैं जब भारत ने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। याद करिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले उत्तर से दक्षिण तक कौन सा ऐसा शहर था जहां बम के धमाके नहीं होते? चंडीगढ़ हो या चेन्नई, सूरत हो या गुवाहाटी, दिल्ली हो या मुंबई, जयपुर हो या नागपुर, लखनऊ हो या वाराणसी, गया हो या हैदराबाद, कहां नहीं होते थे धमाके? आज चलती ट्रेन में धमाके होते थे, चलती बस में धमाके होते थे। आज वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में सिमट गए हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है भारत की। इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं उन्हें अब भारत में डर लगता है। मतलब आप समझिए कि जब धमाके होते थे, जब लिखा रहता था पार्कों में, ट्रेन में, बस अड्डे में कि फला चीज को छूना नहीं, धमाका हो सकता, तब डर नहीं लगता था। आज स्थिति नियंत्रण में है, तब उनको डर लगता है। इसका मतलब डर उनको अपने कर्मों से लगता है, डर उनको अपनी हकीकत से लगने लगा है, अपने गिरेबान में झांकने से डर लगने लगा है। वास्तविकता में ये बदलाव। और अब आपने ये भी देखा, 9 साल हमने बातचीत नहीं की, और एक दौर था जब 26/11 का हमला हुआ, शायद लोग भूल गए होंगे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। नवंबर 2008 26/11 का मुंबई पे आतंकवादी हमला होता है, जो भारत के अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। संसद के बाद के हमले के बाद सबसे बड़ा हमला। और केवल 8 या 9 महीने बाद जुलाई 2009 में हम शर्म एल शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं। और हम क्या कहते हैं, उस समय की सरकार ने क्या कहा कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए आतंकवाद होता रहेगा, शांति वार्ता चलती रहेगी। मोदी जी ने कहा आतंकवाद और शांति वार्ता साथ साथ नहीं होगी। और आपने देखा, जब तक आतंकवाद नहीं समाप्त होगा, हमने किसी प्रकार की वार्ता नहीं की। और कोई कहे कि साहब वार्ता नहीं की तो आपने क्या हासिल कर लिया, तो आप सब वो चीजें याद करिए। पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद का वो बयान, जो तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जी को कोट करके वो कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, आर्मी चीफ खड़े थे, उनका आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है, शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये हमने हासिल किया। हमने ये हासिल किया 9 साल में, जो तो 1971 में भी ये सुनने को नहीं मिला था कि उनके आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह बदलाव आया।
और इसके साथ एक दौर जो माना जाता था कि एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, भारत को सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, कोई भी आके हमारे यहाँ कुछ भी हरकत करके चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो विषय समाप्त हो गया। अब बताना चाहता हूं, जो हमारे बहुत विरोधी बोलते हैं चीन को लेकर, पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन ने किसी देश की शिकायत की कि साहब ये हमारे यहां अतिक्रमण कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ, लोगों को ध्यान नहीं है, धारा 370 हटी, जमीन आसमान के खुलावे कर लिए, चीन संयुक्त राष्ट्र में एक लाइन का प्रस्ताव नहीं आता है। आप सबको अगर ध्यान हो, शंघाई कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव में आतंकवाद का विषय मोदी जी लाने में सफल हो गए, चीन उसे नहीं रोक पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी भारत को आणविक शक्ति बनने के बाद एक प्रतिबंध है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई नहीं किया जाएगा, भारत को उसमें छूट दे दी गई न्यूक्लियर सप्लाई को, चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बन गए, चीन नहीं रोक पाया। मसूद अजहर, वो आतंकवादी जिसने 1999 के प्लेन हाईजैकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मास्टरमाइंड माना जाता था, हमने उसको आतंकवादी घोषित करवा लिया संयुक्त राष्ट्र संघ से, चीन नहीं रोक पाया। अब इसके बावजूद भी कुछ लोगों के दिमाग में इतनी चीनी घुसी हुई है कि उनको नहीं समझ में आता है, तो मुझे लगता है उन्हें इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि ऐसा वो क्यों सोच रहे। अब मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ, बहुत से हमारे विरोधी कहते हैं ना कि भाई मोदी जी ने बुलाकर अहमदाबाद में झूला झुलाया था शी जिनपिंग को, वो झूला झुलाना तो समझ में आया, दूसरा झूला झुलाना नहीं समझ में आया। देखिए साहब, हम लोग के बचपन से लेके युवावस्था तक जब भी कभी कश्मीर का मुद्दा आता था तो वस्तु स्थिति क्या होती थी, एक सोवियत संघ हमारे पक्ष में खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होती थी। आज जब यह विषय आता है तो केवल एक चीन उनकी तरफ खड़ा होता है और बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारी तरफ। आज मैं पूछना चाहता हूं, चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कितने देश खड़े हैं? सिर्फ दो, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा कोई बताए तीसरा देश जो चीन के साथ आ रहा हो? चाइना के थिंक टैंक लिख रहे हैं कि वो कूटनीतिक दृष्टि से अलग थलग होने के सबसे बुरे दौर में है 1989 के तियानमेन स्क्वायर के बाद के। तो अगर आप चीन का नक्शा देखें तो चीन का नक्शा ये, इधर है पाकिस्तान और इधर है नॉर्थ कोरिया। अब वो बेचारा उसे झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, कोई तीसरा मिल ही नहीं, फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यह भी याद दिलाना चाहते हैं, जो बात मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि हमारे विरोधी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हमने क्या करके दिखाया। और चीन के संदर्भ में गलवान में जब युद्ध हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, गोली नहीं चली, हाथापाई की लड़ाई। अब आप कल्पना करिए कि हाथापाई की लड़ाई में 20 लोगों की जान चली जाए, दूसरी तरफ से कोई घायल भी ना हो, इस आंकड़े पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? उन्होंने एक घायल व्यक्ति की भी सूची नहीं जारी की और इसके बावजूद ये लोग छाती पीट पीट के कहते हैं देखो भाई उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ और हमारे यहाँ हुआ। अब ये ऐसी बुद्धि किसी की हो तो ये विचार करने लायक है कि उस बुद्धि के ऊपर कैसा प्रभाव आ गया है। तो वो जानते क्यों आ गया है? देखिए, गलवान में जो हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान लड़े थे, उसका युद्ध उद्घोष, हर रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष होता है ना, जानते हैं बिहार रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या था? जो गलवान घाटी में हमारे सैनिक लड़ रहे थे, उसका युद्ध घोष है बजरंग बली की जय। आप बताइए, अगर ये बोल दिया जाए तो उनको तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने जिस क्षमता के साथ आगे बढ़ते हुए देश की सुरक्षा को बाहर हो या अंदर मजबूती प्रदान की है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि विकास की पहली शर्त सुरक्षा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही मजबूत नहीं होगा या देश बाहर से मजबूत नहीं होगा तो विकास की सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत की है, विकास में भी नए स्तर के ऊपर ले गए हैं और जन कल्याणकारी कार्यों में जिस प्रकार का योगदान दिया है, जैसे यहां भी मुझे ऐसा जानकारी थी कि 1 लाख कुछ हजार घरों में नल पहुंचा है। याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले ऐसा नहीं था कि हर गांव में बिजली हो, हर गांव में सड़क हो। 11 करोड़ से अधिक पूरे भारत में शौचालय बने,
हर गांव में, हर घर में नल पहुंचाने का काम हुआ, टैप वाटर पहुंचाने का काम हुआ। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा काम यह हुआ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान गरीबों को मिले हैं, उन 4 करोड़, अब लगभग 4.5 करोड़ संख्या हो गई है, उसमें 3 करोड़ से अधिक ऐसे मकान हैं जहां रजिस्ट्री में मालिकाना हक में घर की महिला के हस्ताक्षर है। मैं दावे के साथ कहता हूं 2014 से पहले निर्धन वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती जिनका अपने परिवार की जायदाद में मालिकाना हक लिखा हुआ हो। यह अधिकार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना चलती थी, यह अपने आप में ही एक फ्लैगशिप योजना थी जिसने कि देश के दूसरे राज्यों के सामने भी एक नजीर प्रस्तुत की और उसके द्वारा महिला विकास के लिए कि किस प्रकार से संवेदना के साथ सरकार काम कर सकती है, वो सारी की सारी चीजें दिखाई थी। अब मैं यहां एक और बात भी कहना चाहता हूं कि जब हम विकास, जन कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी देश कितना भी डेवलप कर लेगा, आप मानिए बहुत डेवलप कर गए, डेवलप करके आप प्राप्त क्या करेंगे? अगर आपके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, सेल्फ डिग्निटी नहीं है, तो आपकी अपनी पहचान नहीं होगी तब तक जब तक कि आप अपनी विरासत को नहीं पहचानेंगे और उस पर गर्व नहीं करेंगे। और इसलिए अगर आप देखें तो हमने अपने सांस्कृतिक गौरव को भी स्थापित करने का काम किया। और वो कैसे काम किया, मैं एक उदाहरण के साथ बोलना चाहूंगा। अभी G20 समिट हुई, आपने देखा प्रधानमंत्री जी जिस पृष्ठभूमि में खड़े होकर राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव कर रहे थे, उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ था। जितने भी भेंट दिए गए राष्ट्राध्यक्षों को सब उसी हिसाब से दिए गए। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन आपने देखा, G20 के बाद एक दिन के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत में रुके ताकि भारत से निवेश और मिडिल ईस्ट के एक नहीं अनेक कंट्रियों ने, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल था, उसने भारत के साथ एक रेल और रोड का, यानी भारत अब उसमें मदद करेगा रेल और रोड बनाने। बहुत से लोगों को लगता हुआ, जानते क्या हुआ है? एक बायोफ्यूल अलायंस बना। बायोफ्यूल मतलब जैविक ईंधन, जिसमें भारत है, ब्राजील है और अमेरिका है। वो क्यों है? ये जो पेट्रोल होता है, इसके अंदर जो एथेनॉल मिलाया जाता है, हमारी सरकार आने से पहले 1% भी एथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं थी, अब 10% हो गई। एथेनॉल कैसे बनता है? 2 ही चीजों से बनता है, एक मक्का से और एक गन्ना से। गन्ना सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, मक्का ब्राजील और अमेरिका में पाया जाता है। और हमारी सरकार ने 10% ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 2026 तक 20% पेट्रोलियम में हम ये बायोफ्यूल का इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे। इससे लाभ जानते क्या होगा? हमारी सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा पेट्रोल के ऊपर गए होती है, एक तो वो बचेगी, दूसरा वो जो 20% बचेगी, वो 20% किसको मिलेगी? हमारे किसानों को मिलेगी, क्योंकि उनके खेत में उगने वाले सामान से ही वो इथेनॉल तैयार होगा। तो दोनों तरफ से हम आगे बढ़ेंगे। ये होती है सोच। अब जैसे सौर ऊर्जा के संदर्भ में आपके इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, सौर ऊर्जा की इकाइयां बहुत आगे बढ़ी हैं। मोदी जी की सरकार आने के बाद सौर ऊर्जा में हमने शानदार उपलब्धि हासिल की, वो तो एक चीज है। पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र की सरकार ने कोई टारगेट तय किया। जैसे बिजली है, अगर विकसित राष्ट्र बनना, बिजली की जरूरत तो बहुत है ना। हमारी सारी बिजली कोयले से आती है, मेजॉरिटी 60 से 70%। अगर आप कोयले से ही सारी बिजली निकालेंगे, एक तो महंगा पड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण बहुत जबरदस्त होगा। तो अब क्या किया कि नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी जो जिसे कहेंगे कि बगैर पर्यावरण प्रदूषण के बिजली को के बनाने का जो टारगेट है, वो रखा गया था कि 40% हमें कैपेसिटी हासिल करनी है 2030 तक। और पहली बार ऐसा हुआ कि 8 साल पहले 2022 में हमने 40% की कैपेसिटी हासिल की। सोचा होगा पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कि वो सौर ऊर्जा को बनाएंगे, मगर ये नहीं सोचा होगा कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र भारत में बनेगा, तो भारत विश्व में सौर ऊर्जा का लीडर बनेगा। ये वो नहीं सोच पाए होंगे, ये हमने कर दिया। अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर कि जब मोहम्मद बिन सलमान भारत में आए और एक दिन एक्स्ट्रा रुक के गए, आप सबको ध्यान हो, हमारा पड़ोसी मुल्क उनसे याचना करता रहा, साहब 1 घंटे के लिए भी हमारे
रुक जाइए, अगर 1 घंटे के लिए भी नहीं रुके। अब बताइए, यूनाइटेड अरब अमीरात ने हमारे साथ करार किया कि हम उनके यहाँ सड़क और रेल बनाएंगे। ये वो जो कि पाकिस्तान का सबसे खास माना जाता था, हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, हम राज, वो भी उनके साथ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जब यूनाइटेड अरब अमीरात ने, उनको तो कुछ नहीं दिया, मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया। तो मुझे लगता है कि आज मोदी जी ने अपनी कूटनीति के चलते हुए उसको उस हालात में पहुंचा दिया कि अगर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए मुझे पुराने गीत की पंक्ति याद आती है जो पाकिस्तान की वर्तमान कूटनीतिक हालात में फिट बैठती है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा नहीं। अब आप ये देखिए, जो मैंने कहा कि बदलाव किस प्रकार से आया। हम लोगों के बचपन में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो क्या कहा जाता था, जिस दिन राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। हो क्या रहा है, वो हमारे साथ करार भी कर रहे हैं, हम उनके साथ व्यापार भी कर रहे हैं, और राम मंदिर भी प्रखरता के साथ बन रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। यह दर्शाता है कि अगर आपकी सोच दृढ़ हो तो आप किस दिशा की तरफ जा सकते हैं। यहां मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं। एक बार हमसे एक महोदय बोलने लगे कि साहब आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात बहुत करते हैं। हमने कहा जी हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करते। मैंने कहा ये बताइए, एक सज्जन बड़े आवेश में हमसे एक बार डिबेट में बोले कि साहब इस देश में मुसलमानों का भी एक हिस्सा है और उसे आप नहीं छीन सकते, न बीजेपी आरएसएस छीन सकती, न मोदी छीन सकते हैं। मैंने कहा आपको हिस्सा नजर आ रहा है, आपका हिस्सा क्या है आपको पता ही नहीं। मैंने कहा जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद सेना के लिए शहीद होने वाला जो पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, यानी सेना का वीरता पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था 1948 की नौशेरा की लड़ाई में, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। मैंने कहा 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली शहनाई किसने बजाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया 1998 में तो उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने कहा अगर आपको यह दिखाई नहीं पड़ता कि भारत की आजादी के पहले स्वर से लेके, भारत के पहले बलिदान से लेके, शक्ति के पहले उद्घाटन से लेके आपको उसमें दिखाई नहीं पड़ता तो ये आपकी नजर का दोष है। इसका अर्थ ये हो गया, हमने कहा हम मुस्लिमों को टारगेट करते हैं मगर अच्छे और सच्चे मुस्लिमों, आप टारगेट करते हैं अपराधी और आतंकवादी को। इसीलिए डॉक्टर कलाम को हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं, और आपको क्या नजर आता है, अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जाकिर नायक, अफजल गुरु, याकूब मेनन। इसीलिए अंतर हिंदू मुसलमान की नहीं है, एक कट्टरपंथी सोच का समर्थन देना और एक राष्ट्रवादी सोच को समर्थन देने की है। यह बात भी समझनी है। और मैं ये कहना चाहूंगा जब सांस्कृतिक गौरव की बात आती है तो आप देखिए मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा बनी है। इससे जानते हैं क्या मैसेज आता, आप में से शायद जितने भी लोगों ने सुना हो या ना पता हो, उपनिषदों का मतलब उपनिषदों को सार माना जाता है वैदिक ज्ञान का। तो सारी फिलॉसफी जो है उपनिषदों में है। वैसे तो उपनिषदों संख्या बहुत मानी गई है, परंतु 10 उपनिषद हैं जिन पे आदि शंकराचार्य ने टीका लिखी थी, जिसे कहते हैं ईश के निकट प्रश्न, मुंडक मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इन्होंने जो अद्वैत वेदांत का सार दिया वो क्या दिया था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे नाम, या तत्वमसि, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। उपनिषदों का विदेशी भाषा में जो ट्रांसलेशन हुआ है यूरोपियन भाषा में, वो ऑर्थर शोपेनहावर ने जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन किया। और जाके पढ़िएगा, मैं कहूंगा नेट पे जाके सर्च करिएगा। उसने कहा है कि मुझे यह समझ में आता है कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है उपनिषद का ज्ञान। और उसने कहा कि मैं ये मानता हूं, उसने कहा है मैं इसे महावाक्य मानता हूं, तत्वमसि, यानी जो तुझ में है वही मेरे अंदर है। इतनी विराट दर्शन दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। ये ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा है, जो जर्मनी का फिलॉसफर, वो विचार जो आदि शंकराचार्य जी ने।
और यहां पर मैं ये भी याद दिला दूं, जब आदि शंकराचार्य जी की बात होती थी, ये बात मैं कह चुका हूं, मगर मैं पुनः इसको रिपीट कर देना चाहता हूं, जो कि आज मात्र 9वीं है तो पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं। आचार्य शंकर का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ किससे हुआ? मंडन मिश्र के साथ। जब मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ तो उसका न्यायाधीश कौन था? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा बताइए, कोई धर्म जहां पहली बार तो धार्मिक विषय पे डिस्कशन का स्कोप हो। कहीं कहा ना कुछ बहस नहीं हो सकती धार्मिक मुद्दे के ऊपर। एक केवल सर्वन या प्रीसेप्ट होगा, जो कहा गया उसे सुन लो। एक कहता जो कहा गया सुन लो, नहीं तो नरक में जाओगे, और दूसरा कहता कहा गया सुन लो, अगर ज्यादा चू चपड़ की तो सर्तन से जुदा कर दिया जाएगा। मगर हमारे यहां कहा गया आओ बैठो, संगच्छद्वम संबद्धम संभो बनाते जानता, और उसमें जज बनने का अधिकार किसी महिला को। आप सोचिए कि इससे बड़ी उदारता और समानता दुनिया में किसी को देखने को मिलेगी। और उसमें भी आप लोगों को शायद न पता हो कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की शर्त क्या थी, कि दोनों में से जो हार जाएगा, यानी अगर शंकराचार्य हार जाते तो वो मंडन मिश्र के विचार को सही मान लेते और वो उनके शिष्य बन जाते और सन्यास आश्रम छोड़ के गृहस्थ बन जाते। यदि मंडन मिश्र हार जाएंगे तो वो शंकराचार्य के विचार को सही मान लेंगे और वो गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे। आप सोचिए, उनकी पति हारा तो मैं अपने पति को भी हार चुकी। इसके बावजूद उनकी न्याय प्रियता पर आचार्य शंकर को इतना विश्वास था कि उन्होंने उनको न्यायाधीश नियुक्त किया। ये भारत की उस महान परंपरा का प्रतीक है, और जिसमें कहते थे कि बराबरी नहीं की जाती थी वगैरह वगैरह। अभी पार्लियामेंट में जब एक्ट पारित हुआ तो मैं एक फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर महारानी अहिल्याबाई होलकर इस क्षेत्र में जिस समय पूरे भारत में धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कालखंड उनका है 18वीं शताब्दी का, उस समय यूरोप में ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक एक्ट पारित था जिसे कहते हैं विचक्राफ्ट एक्ट, यानी किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके मार दिया जाता। एक चीज होती है आप कहें सामाजिक बुराई है, कुरीति है, वो नहीं, बाकायदा पार्लियामेंट से, संसद से पारित एक एक्ट था, नियम था कि वो अधिकृत थे पादरी की, इसको जिसको कहेंगे वो चुड़ैल, उसको पकड़ के मार दिया जाएगा। किसी को जिंदा जलाया गया, किसी को दबा के मारा गया, और अलग अलग बड़े प्रताड़ित करने वाले तरीकों से मारा गया। और वो हमको समझाते हैं आपके कि बराबरी नहीं थी। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, आपको पता है सबसे बड़ा बराबरी का प्रतीक अपने को अमेरिका बनता है। अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1920 में, जबकि हमारे यहाँ एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रही 1917 में। यूरोप के तमाम देशों में 1950 में मिला है, और विचक्राफ्ट एक्ट 1951 में हटा। हमारे यहाँ तो 47 में हम देश आजाद हो गए। भारत की संविधान सभा में कभी इस पर डिस्कशन भी नहीं हुआ कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए या नहीं। आप सोचिए, और आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं जहां 1970 और 80 में वोट देने का अधिकार मिला है। स्विट्जरलैंड जैसा देश, स्विट्जरलैंड का नाम तो हम सबने सुना होगा, वहां कैंटन जैसे कुछ राज्य हमारे, कुछ राज्य थे जिनमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1992 में मिला है। 1992, यानी जब हम लोग इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पास आउट हो रहे थे, उस जमाने में मिला। और ये सब लोग ज्ञानदेव पाड़े बन के हमको समझाते हैं कि नहीं साहब, समानता के प्रतीक हम थे, आप नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सारे सांस्कृतिक गौरव को जिस प्रकार से ऊपर उठाया, आपने देखा कि यहाँ चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो या सागर में संत रविदास का इतना बड़ा बनता हुआ मंदिर हो, इन सारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीकों को पूरी प्रखरता के साथ उभारा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, दीपावली आ रही है, चुनाव भी आ रहा है, एक मामले में अंतिम दीपावली है। कैसे? अंतिम दीपावली है भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले, क्योंकि अगले वर्ष जनवरी के सेकेंड हाफ में ही कोई डेट होगी जिसमें भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। तो अब दीपावली थोड़ी अलग तरीके से होगी। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, आप लोग भी कई बार गए होंगे। क्या एक दौर था जब रामलला छप्पर के नीचे, तिरपाल के नीचे बैठे थे, वो तिरपाल भी डैमेज हो जाता था, फट जाता था, सरकारें उसकी रिपेयरिंग नहीं कराती, कोर्ट जाना पड़ता था कि तिरपाल की रिपेयरिंग कराओ, देख के कष्ट होता था। आज आपने देखा कि लाखों दिए जलाए जाते हैं दीपावली से पहले,
और अब एक भव्य राम मंदिर जो कि शायद विश्व के सबसे बड़े, अगले 10 सालों में यदि वेटिकन से बड़ा नहीं तो वेटिकन के बराबर का तो जरूर बन के खड़ा होगा। इस प्रकार का दीपावली का एक स्वरूप आएगा। एक गीत आपने सुना होगा ना, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। एक वो भी दिवाली क्या थी, जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल आश्वस्त रहिए, भारत के उभरने का समय आ गया है। और मध्य प्रदेश जो भारत का केंद्रीय प्रदेश है, जो जहां से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभिक शैशवावस्था शुरू हुई, यदि वो कैसे हो सकता है कि इसके साथ में नहीं खड़ा रहेगा, तो अग्रणी भूमिका निभाएगा। अरे भाई, मध्य प्रदेश का तो कंट्रीब्यूशन ये मैं आपको बताऊं, मैंने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि 1967 के इलेक्शन में उस समय राजमाता सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के सारे जिला कार्यालयों को एक एक जीप दी थी। मतलब उस जमाने में कितनी बड़ी बात थी, मतलब मध्य प्रदेश ने किस प्रकार से योगदान दिया था। और एक बात और कैसे भूल जाए भाई, हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भले ही कर्म भूमि उनकी लखनऊ रही हो, पर वो मूलतः तो मध्य प्रदेश के ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रधानमंत्री भी अटल जी ने ही दिया है। तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, और ये भी ध्यान रखिए, जो बात मैं पहले कह चुका हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत आश्वस्त रहिए। हम जब 1901 को, 1 जनवरी 1901 को इस देश में सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को जब इस देश में सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण धरती में पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। और 2001 में ही मोदी जी का राजनीति में पदार्पण हुआ और अगले दशक में 2010 के दशक में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार 2 बार। मतलब बहुत साफ है, 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। मगर बस अंत में यह ध्यान रखिएगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन को पूरा भविष्य दिखा दिया था, देखो बैठना तुम्ही को है गद्दी पे। तो उनने कहा था कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर काहे बात का रक्तपात करना, पलक झपकाइए, ये जमीन पे पड़े होंगे, मैं कुर्सी पे सिंहासन में बैठा हूंगा। तो भगवान ने कहा मिलेगा तो तुम्हें, मगर तुम्हें कर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने जहां उंगली दिखाई थी भविष्य वही था, नियति हमें उंगली दिखा रही है, भविष्य वही है। बस अपनी उंगली का सही उपयोग करेंगे तो आप समझिए सही दिशा में जाएंगे। इसलिए तय है बस उंगली का सही प्रयोग करना है। और ये भी समझिए, भारत को विश्व गुरु भी बनना है, यानी मां सरस्वती की कृपा भी पानी है, और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भी बनना है, मां लक्ष्मी की कृपा भी पानी है। और मां सरस्वती हो या मां लक्ष्मी, दोनों कमल पर विराजती है। तो जितना कमल खिला रहेगा उतना आप, और किसी भी प्रकार के आपसी मतभेद में बहुत से लोग आएंगे, धर्म में बढ़ जाओ, जात में बढ़ जाओ, भाषा पे बढ़ जाओ, उत्तर दक्षिण में बढ़ जाओ। पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी यहां भी, बुरहानपुर में भी, और थोड़ी सी कमी रह गई थी मध्य प्रदेश में। तो अब की बार चूकिएगा नहीं। मैं अटल जी की पंक्ति से बात समाप्त करता हूं। उनकी बड़ी फेमस कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, ये काम बाकी है। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया